सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जन्म समय शुद्धिकरण का दूसरे वीडियो हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जन्म समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। उनका आधिकारिक जन्म समय जो कि उनकी बायोग्राफी की पुस्तकों से मुझे मिला है, वह 14 नवंबर 1889 को रात्रि 11:30 का है, जिसका शुद्धिकरण मैंने 11:28 का किया है। बहुत से लोगों के मन में ये जो वीडियो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि जन्म समय में 2 मिनट के अंतराल से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो उन सभी लोगों के लिए मैंने कुछ घटनाओं का अवलोकन किया है, जिसे देखकर इस 2 मिनट के अंतराल से जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, वह जाना जा सकता है। पहला अवलोकन यह है कि वैदिक ज्योतिष में लेहड़ी अयनांश से गणना करने पर अगर समय 11:30 का लेते हैं, तो बुध की दशा 15 वर्ष 1 माह 9 दिन की आती है और लगन सिंह राशि 16 कला और 19 विकला का आता है। अगर जन्म समय 11:28 का लेके गणना करें और अयनामांश केपी की लेते हैं, तो बुध की भोग्य दशा 15 वर्ष 0 माह और 7 दिन की आती है। यानी दोनों में 1 माह 2 दिन का अंतर आता है। यही अंतराल उनके पहले प्रधानमंत्री बनने के समय की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में बहुत अंतर और परिणाम लाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नेहरू जी के पहले प्रधानमंत्री बनने के समय चंद्र की महादशा सूर्य का अंतर है, जो कि राज्य प्राप्ति और इससे लाभ दिलवाने का संकेत देती है। यह दशा के समान फल की विवेचना कर रहा हूँ, किंतु जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म फल की ओर बढ़ते हैं, तो पता चलता है कि परिणाम वो नहीं आ रहे हैं जो कि घटित हुआ है। इस समय चंद्र महादशा, सूर्य अंतर्दशा, राहु प्रत्यंतर दशा, केतु की सूक्ष्म और गुरु की प्राण दशा चल रही थी। सूर्य में राहु का प्रत्यंतर शास्त्रों से दुर्घटना, धन संपत्ति का नाश या नुकसान या मानसिक चिंता का फल देता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। राहु में केतु की सूक्ष्म दशा में सामान्य फल कुछ इस तरह के दिखने चाहिए थे कि जैसे समाज में बेइज्जती होना, जेल जाना, किंतु ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। केतु के सूक्ष्म में गुरु की प्राण दशा का फल पत्नी बच्चों से दूरी, शस्त्र से हानि जैसा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। यह सब फल वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार हैं। अब मैं भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष बीवी रमन जी की एक किताब का जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म समय शुद्धि पर एक लेख है और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वहाँ पर भी जन्म समय की अमान्य पुष्टि है। वहाँ पर उन्होंने जन्म समय रात्रि 11:33 का दिया है और बाद में उस लेख में लिखा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से पता किया, तो उनका जन्म समय 11:30 बताया गया था, जो कि उनके जन्म समय की गणना के आसपास का है। वहाँ उन्होंने अपना नवांश लिया है लेहड़ी जी के स्थान पर, लेकिन भोग दशा में मुझे काफ़ी अंतर मिला। अगर रमन जी के अनुसार जन्म समय को लेकर चलें, जो कि 11:33 का जन्म समय है, तो उनके जीवन की बड़ी घटना उनके प्रधानमंत्री होने की है। उस समय की दशा को देखें और उसके परिणाम को समझें, तो महादशा मंगल की, अंतर्दशा राहु की, प्रत्यंतर दशा शुक्र की, शुक्र दशा राहु की और प्राण दशा बुध की थी। इस दशा का सामान्य फल की विवेचना करें, तो चूंकि मंगल सहज भाव में है, इसलिए शत्रु के ऊपर विजय पाने से इन्हें राज्य और लाभ मिला, ऐसा माना जाएगा। लेकिन राहु की अंतर्दशा के परिणाम बिल्कुल भिन्न रहे, जो कि वास्तविक घटना से बिल्कुल हटके है। रमन जी के अनुसार नेहरू जी की कुंडली में राहु 12वें भाव में है। जब मंगल में राहु का अंतर आया, तो वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। व्यय स्थान का राहु अपनी अंतर्दशा में जेल जाने का योग देना चाहिए था, या फिर जंतु या जानवर या सर्प जहर से पीड़ित होना चाहिए था। ऐसा फल देखने को मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ऐसे में जन्म समय शुद्धि और जीवन में होने वाली घटनाएं कैसे सही हो सकती हैं, ये पेचीदा सवाल है वैदिक ज्योतिषियों के लिए और उन सभी के लिए जो 5 या 10 मिनट में अपने वर्तमान और भविष्य को जानने की इच्छा से आजकल ऑनलाइन ज्योतिषियों पर अपना पैसा और समय दोनों ही खराब करके अपना मनोबल घटा रहे हैं। वास्तव में जन्म समय शुद्धि अपने आप में एक पेचीदा सवाल है और अगर जन्म समय बिल्कुल सही है तो शुद्ध जन्म समय आपकी जीवन की घटना तो शुद्ध समय तो शुद्ध जन्म समय आपके जीवन की घटने वाली हर घटना को उस दिन उस समय ही घटित करवाएगा जिस समय दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा उस घटना का संकेत करती हैं। आजकल ऑनलाइन ज्योतिषियों ऐप पर ज्योतिषियों की बाढ़ आई हुई है। किसी की प्रोफाइल में 10,000 ज्योतिष कुंडली को देख लेने का लिखा हुआ है। किसी की प्रोफाइल में 10,000 ज्योतिष कुंडली को देख लेने का दावा लिखा हुआ है, तो कोई गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ-साथ अन्य प्रकार की विद्याओं में भी माहिर बताए जाते हैं। यह सब सोशल मीडिया का चमत्कार है क्योंकि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। ऐसे ज्योतिषी ऑनलाइन ही उपलब्ध होते हैं, आपके सामने नहीं। आप स्वयं समझदार हैं जब रमन जी जैसे ज्योतिषी, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं और उनका आभारी हूं उनकी पुस्तकों के लिए, उनके लेख में त्रुटि हो सकती है, तो आजकल के ऑनलाइन ज्योतिषी कितने सही होंगे जो कि 5 या 10 मिनट में आपका भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता रहे हैं। अब आप स्वयं समझदार हैं, इस पर विषय पे मैं क्या कहूँ। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म समय शुद्धि की। मैंने इनके जन्म समय शुद्धि की और जन्म समय 11:28 का रात्रि में पाया। इस जन्म समय की शुद्धि की पुष्टि के मैं पर्याप्त साक्ष्य दूंगा जो उनके जीवन में हुई घटना से 100% दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के साथ साथ गोचर के परिणाम से भी पूर्ण रूप से मेल खाते हैं। उनके जीवन की पहली बड़ी घटना परतंत्र भारत देश से ब्रिटेन जाने की आती है, जब उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पूरे परिवार के साथ ब्रिटेन। ये विदेश यात्रा बालक जवाहरलाल नेहरू की पढ़ाई को लेकर थी। यह घटना 13 मई सन 1905 को घटी जब जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यह केतु महादशा में शुक्र का अंतर, शुक्र की प्रत्यंतर दशा का समय है। इस समय केतु की महादशा चल रही थी जो कि उनकी संशोधित जन्म समय की कुंडली के अनुसार 5वें घर में बृहस्पति के साथ बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। केतु त्रिकोण में स्थित होकर बृहस्पति के साथ बैठकर विदेश से लाभ दिलवा रहे हैं। यह समय केतु की प्रारंभिक दशा के अंतर्गत है, इसलिए इन्हें यह राजयोग मिला। मैं राजयोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय यानी अंग्रेजों के राज में इंग्लैंड जाकर पढ़ना किसी भी राजयोग से कम तो नहीं है। त्रिकोण में केतु की महादशा का सामान्य फल विदेश से लाभ, राजपक्ष से लाभ दिलवाने का संकेत पराशर होरा में लिखा हुआ है। केतु पंचम भाव का कारक है। यहाँ पे पंचम भाव उच्च शिक्षा और पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे में केतु की महादशा का होना इस बात की पुष्टि करता है कि पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा में इनका उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना तय हुआ। केतु केतु के नक्षत्र मूल में थे और बुध के उप नक्षत्र में थे। बुध तीसरे और 12वें भाव पे अपना अधिकार रखता है, इसलिए इन भाव से जुड़े फलों को केतु के जरिए पूरा होता दिखाई देगा आपको। केतु की महादशा में इनका विदेश जाना संभव हुआ। केतु में शुक्र के अंतर्दशा में यही फल देखने को मिलता है। शुक्र चौथे भाव यानी घर का कारक होकर तीसरे भाव में बुध जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं उसके साथ बैठा हुआ है। बुध केतु के लिए विदेश यात्रा में सहयोगी हैं। शुक्र अपनी अंतर्दशा में घर से अलग होने के फल देता दिखाई दे रहा है।
केतु की ही महादशा में शुक्र का अंतर सौभाग्य को देता है, राज पक्ष से लाभ दिलवाता है। कुंडली में शुक्र केतु से 11वें स्थान में है, इसलिए इनको ये लाभ मिला। शुक्र में शुक्र का परिणाम अच्छे ही देता है। शुक्र के प्रत्यंतर में मंगल सूक्ष्म दशा आती है, जो कि उनको अपने घर से सुदूर की यात्रा करवाने के लिए विवश करती है, और यही घटित हुआ था। यहाँ पर मंगल तीसरे भाव का नक्षत्र स्वामी और 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी होने के कारण सक्रिय हुआ, जो कि उसकी सूक्ष्म दशा में देखने को हमें परिणाम मिल रहे हैं। प्रशर होरा के अनुसार सामान्य फल में मंगल सूक्ष्म में बुध की प्राण दशा सुख की दृष्टि से अच्छी होती है। बुध तीसरे और 12वें घर का राशि स्वामी होने के कारण तीसरे घर में शुक्र, जो कि चौथे और 11वें का राशि स्वामी है, उसके साथ बैठा हुआ है। तीसरा घर चौथे घर का व्यय स्थान होने से घर से दूरी बनाता है, और 12वें घर का मालिक यानी बुध वहां पे उसके साथ में बैठकर सुदूर की यात्रा के फल को भी दिखाता है। साथ ही साथ चौथा घर शिक्षा का है, और 11वें घर से इच्छा की पूर्ति होती है, जो कि शुक्र के नियंत्रण वाली राशियों में है। बुध शुक्र तुला में विराजमान है। सभी ग्रह एक दूसरे के संबंध में हैं। बुध प्राण दशा में उनका विदेश गमन इस बात की पुष्टि करता है कि यह संशोधित जन्म समय विषोत्तरी दशा के अंतिम चरण यानी प्राण दशा तक अपने फल को सही रूप से व्यक्त कर रहा है। अगर जन्म समय में कुछ मिनट का भी अंतर है, तो यह महादशा और अंतरदशा तक और कभी कभी प्रत्यंतर दशा तक परिणाम घटना के अनुसार होते ही दिखाई देंगे, परंतु सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में घटना के विपरीत फल देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस घटना के लिए गोचर के परिणाम को देखते हैं। केतु की महादशा है। केतु शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की संशोधित जन्म कुंडली में कुंभ राशि 8वें घर में स्थित है, जो कि 12वें घर से हम विदेश यात्रा को देखते हैं, और 12वें घर से अगर मैं 9वां स्थान यानी उच्च शिक्षा के भाव को गिनूं, तो यह कुंडली में 8वां भाव आता है। गोचर का केतु, जो कि महादशा का स्वामी है, वह इस 8वें घर में आ गया, और इस तरह से केतु उच्च शिक्षा का कारक बनता है। गोचर का बुध मेष राशि में है, जो कि जन्म कुंडली में 10वां घर है, यानी राज्य पक्ष संबंधी कामों का कारक है। तो 13 मई 1905 के दिन गोचर में बुध को सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के सभी जन्म कुंडली के दशम भाव की राशि मेष में बैठे हैं। तीसरे भाव में बैठे बुध और शुक्र जन्म के चंद्र से 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति के घर में आ गए। सूर्य पिता का कारक होता है, और पुत्र भाव में बैठे बृहस्पति सूर्य के साथ 10वें भाव यानी जो कि विदेश यात्रा का एक कारक है, उसमें आ गए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि इस यात्रा में पिता और पुत्र दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि 12वें भाव विदेश यात्रा का कारक है, और उसका स्वामी बुध शुक्र के साथ होकर इन दोनों ग्रहों के साथ एक साथ बैठा है। अगर मंगल के गोचर की बात करें, तो 13 मई 1905 को मंगल जन्म राशि से चौथे भाव में बैठे हैं। इस तरह के संयोग से यह बात साफ होती है कि ना चाहते हुए भी जातक को घर से दूर जाना पड़ता है। मन में एक प्रकार की दुविधा रहती है, और मैंने नेहरू जी की बायोग्राफी की अलग अलग पुस्तकें पढ़ी, तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। इनका मन इस समय काफी उलझन में था, और वो विदेश यात्रा को नहीं जाना चाहते थे। उनके जीवन की दूसरी घटना ब्रिटेन से भारत लौटने की है, और इस घटना को मैंने जन्म समय शुद्धि की जांच के लिए लिया है। अगस्त 1912 में वह ब्रिटेन से भारत लौटे, तब उनकी जन्म कुंडली में विषोत्तरी महादशा शुक्र की चल रही थी, और विषोत्तरी महादशा शुक्र में शुक्र का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा था। शुक्र जन्म कुंडली में कन्या राशि में है और तीसरे घर में बैठे हैं। कन्या राशि की शुक्र की महादशा में जातक अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाने में खुश नहीं होता। ऐसे में उसका उत्साह खत्म हो जाता है, और उसका मन इधर उधर भटकता है, और वो विदेश जाकर बसने की जिद कर बैठ लेता है। नेहरू जी की बायोग्राफी से पता चलता है कि उनकी मनोदशा इस समय कुछ इसी प्रकार की थी। नेहरू जी के पिता नहीं चाहते थे कि वे भारत आएं, लेकिन नेहरू जी के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए बीज उग चुके थे, इसलिए वो पिता की इच्छा के विरुद्ध भारत आए। दूसरी घटना, नेहरू जी के पिता चाहते थे कि वो इंग्लैंड में ही रहकर वकालत की प्रैक्टिस करें, पर नेहरू जी ने वो व्यवसाय नहीं चुना। इसलिए ये घटना
जो कि बताती है कि वो अपने पिता के व्यवसाय को नहीं चुनेंगे, यह बिल्कुल सही पता चलता है। जन्म कुंडली में शुक्र राहु के नक्षत्र में है और राहु के ही उप नक्षत्र में है। राहु 11वें घर में बैठे हैं और राहु पर गुरु की पंचम भाव से पूर्ण दृष्टि है। गोचर में भी राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु विद्या का नेचुरल सिग्निफिकेटर यानी प्राकृतिक कारक होकर पंचम भाव में बैठे हैं। शुक्र तीसरे, चौथे, 11वें भाव का कारक है। गुरु तीसरे, पांचवें, चौथे और 9वें भाव का कारक है, जिसकी राहु पर दृष्टि है। राहु 11वें घर का कारक है। सूर्य पांचवें, चौथे, 9 और दूसरे घर का कारक है। स्पष्ट है कि सूर्य के प्रत्यंतर में वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद परिवार से मिलने के लिए भारत लौटे। तो यह दूसरी घटना भी दशा, अंतर्दशा और गोचर से भी जन्म समय शुद्धि को पुष्ट करती है। उनके जीवन की तीसरी मुख्य घटना उनके विवाह की है, जो कि 8 फरवरी 1916 को घटी। जन्म कुंडली में सातवां घर शनि मंगल शनि के प्रभाव में है। शनि चंद्र की राशि कर्क लगन में बैठा है और 7वें और 8वें घर का स्वामी है। शनि की दृष्टि चौथे, 8वें और 11वें घर पे है। विवाह के लिए दूसरे और 11वें घर को हम ज्योतिष में देखते हैं। दूसरा घर सूर्य शुक्र और केतु के प्रभाव में है। 11वां घर बुध मंगल और बुध के प्रभाव में है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शनि मंगल सूर्य शुक्र केतु बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में इनका विवाह होना चाहिए था, क्योंकि यही ग्रह विवाह के कारक हैं। विवाह के समय शुक्र सूर्य, शुक्र चंद्र केतु की दशा थी। शुक्र 11वें भाव का कारक है। सूर्य दूसरे घर का कारक है। चंद्र सप्तम भाव का कारक है, क्योंकि मंगल चंद्र के नक्षत्र में है और 7वां घर धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। इसलिए चंद्र का संबंध मंगल के द्वारा 7वें घर से हुआ। केतु के नक्षत्र में केतु और शनि हैं। शनि सप्तम भाव का राशि स्वामी है, इसलिए इस विषोत्तरी दशा में विवाह संभव हुआ। अब विवाह के लिए गोचर के परिणाम को समझते हैं। शुक्र की महादशा में विवाह हुआ है। गोचर का शुक्र जन्म चंद्र से 9वें घर में था, 7 फरवरी 1916 से लेकर 3 मार्च 1916 तक। यह संयोग यानी जन्म चंद्र से शुक्र का 9वें घर में होना, यह संयोग जातक के लिए नए आयाम देता है। इस समय अगर जातक विवाह के योग होता है तो उसका विवाह होता है, नए मित्र बनते हैं, समाज में उसके कार्यों द्वारा उसकी अपनी पहचान बनती है। यह संयोग शत्रुओं को पराजित कराने में और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा ही माना जाता है। इस दिनांक को शुक्र और चंद्र गुरु की राशि मीन में, सूर्य मकर राशि में और केतु चंद्र की राशि में थे। तो इस तरह से इन 3 प्रारंभिक जीवन की घटनाओं से मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म समय शुद्धि रात्रि 11:28 की है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि आखिरकार जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री क्यों बन पाए और सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही रहा।